धन्यवाद संचालक महोदय। पहले मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूं और आप जो हमारे भाई बहन आगे या पीछे या अगल बगल बैठे हैं उसके बाद आपको नमन करता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के जीवन के लिए और व्यक्तिगत तौर पर इस मुहिम से मैं व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ था। इस देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता था, लेकिन संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। आज मुझे याद है वो साथी जो अब नहीं रहे, उनको भी मैं आज के दिन जो है श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के एक साथी थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई और हम लोगों ने गहन चिंतन के बाद ये निर्णय लिया कि इस संविधान दिवस को मनाया जाए, क्योंकि वास्तविक रूप में संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, लेकिन हम इसको आम रूप में मनाते नहीं थे। और पहली मीटिंग हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में रखी थी। आज वो जागरे साहब नहीं हैं, बेचारे कोरोना से पहले उनकी मृत्यु हो गई। लगातार 23 घंटे गाड़ी चलाकर मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा वहाँ इस पहली मीटिंग में वहाँ पर, और उसके बाद शुरुआती मीटिंग की लोगों में ऐसे ही बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, आप जैसे लोग बैठे थे, और ये मुहिम धीरे धीरे आगे बढ़ी, जोर पकड़ी और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज सरकार को इस मुहिम को अपनाना पड़ा और ये आज पूरे देश में सभी लोग मना रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये संविधान होता क्या है, ये समझना सबसे बड़ा जरूरी है। देखिए, संविधान आपको दो भाग में आप बांट सकते हैं। एक, जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद का संविधान, एक संविधान जो आज़ादी से पहले इस देश पे लागू थी, वो संविधान। इस संविधान और उस संविधान में क्या फर्क था? जितने भी धर्म हैं, हम लोग कोई न कोई धर्म को मानते हैं, हो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। जब हम ये कहते हैं कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पूजा ऐसे करनी चाहिए और पूजा वैसे नहीं करने से पाप होगा, ये भी एक संविधान है। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये भी एक संविधान है। अगर चोरी करते हैं तो आप पाप या दंड के भागी बनेंगे, ये भी एक संविधान है। तो जब एक लिखित संविधान इस देश के अंदर लागू नहीं था, तब अलग अलग धर्मों के धार्मिक संविधान हुआ करते थे और सब ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे रंग रूप और वेशभूषा, उनकी बोली बानी, सब मान्यताएं, ये संविधान था जो कि पुराने टेक्स्ट बुक जिसको कहते हैं कि किताब जो धार्मिक किताबों में लिखी थी। लेकिन उस संविधान और जो 1947 के बाद आज़ाद भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को, उसमें फर्क क्या है कि ये संविधान समुद्र है और पहले का संविधान नदियां थी। समुद्र और नदियों में क्या है, वे समुद्र में पानी अस्थिर हो जाता है और नदियां जो है छोटी छोटी चीजें आखिरी में जाके सब समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह जितने भी धर्म हैं सबकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जब वो इस संविधान के नीचे आती है तो सब एक समान बराबरी के अधिकार में तब्दील हो जाता है। यही है संविधान। संविधान ये है कि आज आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं आज़ादी के बाद, और संविधान वो दूसरा था जब आपको नीचे बैठना होता। ये था संविधान वो वाला और ये है संविधान ये वाला।
आज आपका बच्चा स्कूल जाके पढ़ सकता है। ये है 1947 के बाद जो संविधान 49 में लागू हुआ, आज़ादी के बाद वो संविधान। आपका बच्चा स्कूल जा सकता है और पहले नहीं जा सकता था। वो था पहले का संविधान, ये है पहले का संविधान। आपको मुफ्त में आज राशन मिल रहा है और इसको लोग कहते हैं कि ये मुफ्तखोरी है। बहुत लोग इस बात पर बोले हैं और बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं भी सोचता हूं कि कुछ आपको समझाऊं कि ये मुफ्त क्या है। देखिए, 1947 के बाद जो संविधान यहाँ लागू हुआ वो दो चीजें आपको दी, एक अधिकार और दूसरा कर्तव्य। अधिकार क्या है? बोलने की आजादी। जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले क्या थी? आप बोल नहीं सकते थे। बोलते तो क्या होता, आपको कोई आके मारना शुरू कर देता। ये है बोलने का अधिकार। दूसरा है कि जो भी मन करे, अब शादी हो रही है तो आप भी घोड़ी पे चढ़ सकते हैं, दूसरे जैसे घोड़ी पे चढ़ रहे हैं। यह है समानता का अधिकार। तो अगर आप संविधान की मूल आत्मा को देखेंगे, इसमें चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। ये चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। समता क्या है? इक्वालिटी, बराबरी। यानी कि 1947 से पहले, आजादी के पहले जो संविधान था और जो कोई भी धार्मिक व्यवस्था में संविधान है, वो है गैर बराबरी वाला संविधान, जो इंसान को जन्म से ऊंचा और नीचा बनाना चाहता है। क्या आपको नीचा बनकर रहना स्वीकार है? स्वीकार? किस किस को नीचा बनना स्वीकार है यहाँ पर? तो आप इस संविधान की पावर को समझिए कि कितनी बड़ी महत्ता है। दूसरा है सम्मान की समानता। सम्मान का मतलब आप ज्यादा समय ले लिया क्या? दोस्तों, द मास्टर की ऑफ सक्सेस, नेपोलियन हिल ने किताब लिखी है। उसमें यह है कि आपके मस्तिष्क में 6 विभाग हैं: इच्छा शक्ति, भावनाओं की शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति। ये सब आपके विभाग हैं। आप किसी भी इच्छा को लेकर के जब बुद्धि के पास जाएंगे तो बुद्धि आपको जिसमें तर्क करना होगा तर्क शक्ति के पास भेज देगा, जिसमें भावनात्मक शक्ति होगी भावनात्मक शक्ति के पास भेज देगा। और यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, आपको मालूम होना चाहिए जिस छठी इंद्री की बात मैं कर रहा हूँ, आज उसके माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से आपके शरीर के अंदर की जितनी बीमारियां हैं उसकी जानकारी उस टेलीपैथी से हो रही है, जिसे छठी इंद्री कहते हैं पंडित जी लोग, जिसे छठी इंद्री कहते हैं पंडित जी लोग। ये टेलीपैथी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया कि आज आपके शरीर में रोगों का पता वो मशीनें इसी टेलीपैथी के माध्यम से प्राप्त कर लेती हैं। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यही रहा है, मैं इसी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच नहीं रखेंगे तो आपको भ्रम में डाला जाएगा, आपका दुरुपयोग किया जाएगा। अपने बच्चों के प्रति लव योर फैमिली एंड लव योर समाज। अगर आप अपने परिवार को प्रेम नहीं करते, अपने पत्नी को प्रेम नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं प्रेम करते, तो आप प्रेम का महत्व ही नहीं जानते हैं। और जानते हैं, जब एक व्यक्ति चलता है तो वो अकेला ही चलता है, लेकिन उसके विचारों में इतनी ताकत होती है कि एक दिन वो कारवां बन जाता है। मैं आपको इसी के साथ मोहम्मद पैगंबर की एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बहुत व्यापारी के रूप में निवास करते थे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने रेगिस्तान में जाना शुरू किया, और जब वो रेगिस्तान से ज्ञान प्राप्त करके आए तो उन्होंने ये बात कही कि मैं संदेशवाहक हूँ, मैं ईश्वर का देवदूत हूँ। तो उनके ऊपर जानते हैं लोगों ने क्या किया? उनके ऊपर कूड़े फेंके गए, उनके ऊपर जो है मिट्टी फेंका गया, जूठा सब कुछ दे दिया। और एक समय आया कि उस विचारधारा की शक्ति इतनी दूर तक फैल गई कि पूरे विश्व में इस्लाम को उसने स्थापित कर दिया।
टी हर एकर कहते हैं कि हमारे विचार हमें भावनाओं की तरफ ले जाते हैं, हमारी भावनाएं हमें कार्य की तरफ ले जाती हैं और हमारे कार्य जो है परिणाम की तरफ ले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप लोग अगर परिणाम की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप कुछ नहीं पा सकते। आप कार्य की तरफ ध्यान कीजिए कि हमारे उस वर्णमाला अक्षर बनाने वाले ने ये का को पहले रखा और गे को अंत में रखा। बिना कर्म के आपको ज्ञान नहीं हो सकता, ये बात सच है। और प्रजापति समाज के लोग जो मिट्टी के इंजीनियर थे, मनुवादियों ने उन्हें प्रजापति और प्रजा बना दिया, जबकि वो मिट्टी का इंजीनियर था। हमारा कारपेंटर लकड़ी का इंजीनियर था, उसको उन लोगों ने प्रजा बना दिया। आपको इन सब चीजों को समझना होगा। यूटिलाइज इकोनॉमी के मामले में थोड़ा समय बोल देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए, इकोनॉमी अगर सीमित कर दी जाएगी, डाइवर्जन हो जाएगा उसका, पूरे विश्व की इकोनॉमी इस समय मात्र 2% के पास है, तो इकोनॉमी का खेल इतना बड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको जो चोट दी है वो इकोनॉमी के माध्यम से दी है, और हमने 70 साल में जो प्राप्त किया था उसने सब ध्वस्त कर दिया है। ऊपर से आदेश है कि बातों को ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों हम PS4 के जितने कार्यकर्ता हैं और खुद अपने मित्र और BHU से आए डॉक्टर ओम शंकर जी को और मुख्य अतिथि जो दूसरे हैं, मैं नाम नहीं याद आ रहा है, मैं सबका बहुत आभारी हूं। और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तल ढाकने का अधिकार, ट्रेन पकड़ने का अधिकार, हाथ में पेपर लेने का अधिकार, चलने का अधिकार, मकान में रहने का। आंदोलन पर विचार सभी सार्वजनिक सेवाओं में मौजूद सभी रिक्त पदों को सभी आरक्षण लागू कराने हेतु जन आंदोलन विचार राजनीतिक स्तर पर कुम्हार सभी वर्ग मुख्य रूप से कमजोर वर्ग में को राजनीतिक पार्टी देना ताकि वो चुनाव में उम्मीदवार जैसे 5 घोड़े पूरे भोजन को कर ले गए, उसी तरह बड़े लोग भी सारा नौकरी पद राजनीति पर भी कब्जा कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो संविधान दिवस हम लोग लालगंज के धरती पे मना रहे हैं, ये सिर्फ प्रजापति ही नहीं मना रहे हैं, ये संविधान दिवस बैकवर्ड और दलित सब लोगों को मिलकर मनाना चाहिए और इसी तरह हम लोग आजीवन मनाते रहेंगे। इसी बात से हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। इनको जलन हो चुका है। आप कुर्ता पैजामा बढ़िया, पैंट शर्ट बढ़िया, जूता पहन के चलोगे मार्केट में तो मनुवालियों को जो है गर्म हो जाता है दिल। ये साला हमारे बराबरी कर रहा है, अब उसी को काट रहे हैं मोदी। जब से आया है काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है। अगर आप लोग इसी तरह से गुमराह हो गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बच्चे पैदा है वो जनरेशन भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। आप शादी विवाह करोगे तो जो जमीन जायदाद बचा है वो भी बिक जाएगा। शिक्षा नहीं दे पाओ। इसी बीच में उपस्थित है महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती संजू प्रजापति जी। उनसे भी हम निवेदन करेंगे, आग्रह करें तो वो मंच पर आए। जैसे 5 घोड़े पूरे भोजन को कर ले गए, उसी तरह बड़े लोग भी सारा नौकरी पद राजनीति पर भी कब्जा कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो संविधान दिवस हम लोग लालगंज के धरती पे मना रहे हैं, ये सिर्फ प्रजापति ही नहीं मना रहे हैं, ये संविधान दिवस बैकवर्ड और दलित सब लोगों को मिलकर मना
मनाना चाहिए और इसी तरह हम लोग आजीवन मनाते रहेंगे। इसी बात से हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। काला कोट छाया था तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर बम डाल दिया और पूंजीपतियों को, उग्रवादी नक्सलवादी विदेशियों ताकत को लात मारकर भारत के सीमा से लात मारकर बाहर भगाया था। प्यारे साथियों, आज हिंदुस्तानी अंग्रेजों से सामना करना है तो हिंदुस्तान की मां को, बाप को, बेटे को, भाई को, बहन को हर घर में कफन बांधकर हिंदुस्तानी अंग्रेजों से, काली चमड़ी वाले देशद्रोहियों से, भाजपा तानाशाही गुंडों से जो ब्रिटिश शासन लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ कफन बांधकर रणभूमि में कूदना होगा। तब आपको न्याय और अधिकार मिलेंगे। प्यारे साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर जब डिग्री प्राप्त किए थे विदेश में, तो विदेशों की सरकारों ने पार्कों में, पत्थरों में भीमराव अम्बेडकर साहब का इतिहास के पन्नों में लिखे थे। हिंदुस्तान की सरकार बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम तक नहीं लिए थे। इससे बड़ा कोई भाग तुम्हें क्या मिल सकता है? एससी बैकवर्ड 15% लोग 85% के छाती में लात दे करके राज कर रहे हैं और हम गुलामी कर रहे हैं। 5 किलो राशन में, दारू और शहर में हमको हमारा शिक्षा का अधिकार चाहिए। कॉर्पोरेट घराने को मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की हर पहली को गुरु रख दिया, नीलाम कर दिया। रेलवे को आप कह रहे थे कि हमारे बाप का है और चद्दर बिछाकर सोते थे, आज वो डंडा लेके खटखटा रहे हैं। धिक्कार है हमको अपनी माँ के आंचल में जन्म लेना, जो हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई को, आवाज को निकाल न सके। धिक्कार है भारत माँ के आंचल में जन्म लेना। अगर लेना है अधिकार तो कफन बांध कर इन तानाशाही हुकूमत के सामने कफन बांध कर लड़ना होगा। एससी बैकवर्ड के लोग जो पार्लियामेंट के अंदर ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत से लेकर जिला पंचायत से लेकर केंद्र पंचायत तक, अंतरराष्ट्रीय पंचायत तक जो बैठे हैं, ये हमारे ही लोग, कुछ लोग बैठे हैं जातीय धर्म के नाम पर जीत गए और तानाशाहियों की गुलामी करके अपने ही समाज का खोट मिलाते हैं। ऐसे दरबदलू नेताओं को जूता मारकर भारत की सीमा से लात मारकर निकालना चाहिए। अगर इतना आप सोचेंगे तो हमारा बेटा जब जाएगा, हमारी माँ जीत के जाएगी, हमारा बाप जीत के जाएगा, हमारे हक और अधिकार की बात करेगा। पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा मजहब के लोग नहीं है जो मंत्री संतरी न हो लेकिन बिल्ली बने बैठे। धिक्कार है। मैं जिला पंचायत था और जब मैं सदन में जाता था तो 6 विधायक, डीएम, कलेक्टर, अध्यक्ष को जूतों में भीख माफी मंगवाया। ये राकेश प्रजापति जिला पंचायत अध्यक्ष वेदना सिंह को, जो कि 2500 जिले में उससे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं है, मैं जूता में माफी मंगवाया सदन में। जैसे 5 घोड़े पूरे भोजन को कर ले गए, उसी तरह बड़े लोग भी सारा नौकरी, पद, राजनीति पर भी कब्जा कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो संविधान दिवस हम लोग लालगंज के धरती पे मना रहे हैं, ये सिर्फ प्रजापति ही नहीं मना रहे हैं, ये संविधान दिवस बैकवर्ड और दलित सब लोगों को मिलकर मनाना चाहिए और इसी तरह हम लोग आजीवन मनाते रहेंगे। इसी बात से हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आप देर हो रही, ज्यादा समय ले लिया क्या?
दोस्तों, द मास्टर की ऑफ सक्सेस नेपोलियन हिल ने किताब लिखी है। उसमें यह है कि आपके मस्तिष्क में 6 विभाग हैं: इच्छा शक्ति, भावनाओं की शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति। ये सब आपके विभाग हैं। आप किसी भी इच्छा को लेकर के जब बुद्धि के पास जाएंगे तो बुद्धि आपको जिसमें तर्क करना होगा तर्क शक्ति के पास भेज देगा, जिसमें भावनात्मक शक्ति होगी भावनात्मक शक्ति के पास भेज देगा। और यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, आपको मालूम होना चाहिए जिस छठी इंद्री की बात मैं कर रहा हूँ, आज उसके माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से आपके शरीर के अंदर की जितनी बीमारियां हैं उसकी जानकारी उस टेलीपैथी से हो रही है, जिसे छठी इंद्री कहते हैं पंडित जी लोग, जिसे छठी इंद्री कहते हैं पंडित जी लोग। ये टेलीपैथी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया कि आज आपके शरीर में रोगों का पता वो मशीनें इसी टेलीपैथी के माध्यम से प्राप्त कर लेती हैं। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यही रहा है, मैं इसी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच नहीं रखेंगे तो आपको भ्रम में डाला जाएगा, आपका दुरुपयोग किया जाएगा। अपने बच्चों के प्रति लव योर फैमिली एंड लव योर समाज। अगर आप अपने परिवार को प्रेम नहीं करते, अपने पत्नी को प्रेम नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं प्रेम करते, तो आप प्रेम का महत्व ही नहीं जानते हैं। और जानते हैं, जब एक व्यक्ति चलता है तो वो अकेला ही चलता है, लेकिन उसके विचारों में इतनी ताकत होती है कि एक दिन वो कारवां बन जाता है। मैं आपको इसी के साथ मोहम्मद पैगंबर की एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बहुत व्यापारी के रूप में निवास करते थे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने रेगिस्तान में जाना शुरू किया, और जब वो रेगिस्तान से ज्ञान प्राप्त करके आए तो उन्होंने ये बात कही कि मैं संदेशवाहक हूँ, मैं ईश्वर का देवदूत हूँ। तो उनके ऊपर जानते हैं लोगों ने क्या किया? उनके ऊपर कूड़े फेंके गए, उनके ऊपर जो है मिट्टी फेंका गया, जूठा सब कुछ दे दिया। और एक समय आया कि उस विचारधारा की शक्ति इतनी दूर तक फैल गई कि पूरे विश्व में इस्लाम को उसने स्थापित कर दिया। टी हार्व एकर कहते हैं कि हमारे विचार हमें भावनाओं की तरफ ले जाते हैं, हमारी भावनाएं हमें कार्य की तरफ ले जाती हैं, और हमारे कार्य जो है परिणाम की तरफ ले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप लोग अगर परिणाम की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप कुछ नहीं पा सकते। आप कार्य की तरफ ध्यान कीजिए कि हमारे उस वर्णमाला अक्षर बनाने वाले ने ये का को पहले रखा और गे को अंत में रखा। बिना कर्म के आपको ज्ञान नहीं हो सकता, ये बात सच है। और प्रजापति समाज के लोग जो मिट्टी के इंजीनियर थे, मनुवादियों ने उन्हें प्रजापति और प्रजा बना दिया, जबकि वो मिट्टी का इंजीनियर था। हमारा कारपेंटर लकड़ी का इंजीनियर था, उसको उन लोगों ने प्रजा बना दिया। आपको इन सब चीजों को समझना होगा। यूटिलाइज इकोनॉमी के मामले में थोड़ा समय बोल देना चाहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए, इकोनॉमी अगर सीमित कर दी जाएगी, डाइवर्जन हो जाएगा उसका, पूरे विश्व की इकोनॉमी इस समय मात्र 2% के पास है, तो इकोनॉमी का खेल इतना बड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको जो चोट दी है वो इकोनॉमी के माध्यम से दी है, और हमने 70 साल में जो प्राप्त किया था उसने सब ध्वस्त